बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर, और चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स आए कहाँ से, इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ और किस तरीके से ये बनते बनते जो करंट फॉर्म है उस तक हमारे पास पहुँचे। तो जो सबसे पहले हमारे पास अर्लीस्ट हिस्ट्री है नंबर्स की, वो स्टार्ट होती है एक कहानी से कि कई हज़ार साल पहले कुछ एक शेफर्ड थे, जो कि शेफर्ड कहते हैं जो चरावे होते हैं, जो जानवरों को लेके जाते हैं ज़मीनों में, घास खिलाते हैं, वापस लेके आते हैं। तो वो जब जानवरों को छोड़ते थे ज़मीनों में, तो वो जितने जानवर निकलते थे उतने पेबल्स यानी कि पत्थरों को एक टोकरी में रख दिया करते थे, और जब वो जानवर वापस आते थे तो उतने ही पेबल्स को वो फेंक दिया करते थे, और अगर कोई पेबल बच जाए तो उसका मतलब है कि उनका कोई जानवर मिस हो गया। और इस तरीके से हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हुई। इससे हमने कहना स्टार्ट कर दिया नेचुरल नंबर्स, जो कि कुदरत के अंदर से हमें मिले। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट नंबर्स की सिंबल्स का स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ सुमेरियन से। सुमेरियन एक ऐसी कौम है जो कि इराक में रहती थी, और सबसे बहुत से काम ऐसे हैं जो सबसे पहले इन्होंने करना शुरू किए। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग्स बनाना, कैलकुलेशंस करना, और उन्हीं में से एक सबसे पहली चीज़ जो थी वो था न्यूमरल सिस्टम के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर अगर 1 है तो उसके लिए कोई और सिंबल, 10 है तो उसके लिए कोई और सिंबल, और इसी तरीके से डिफरेंट नंबर्स का। सुमेरियंस में से ही एक कौम निकली जिसे हम कहते हैं बेबीलोनियंस, और बेबीलोनियंस भी इराक के अंदर ही मौजूदा करंट इराक के अंदर ही थे, और इन्हीं कौम में से निकले थे। इन्होंने इस नंबर सिस्टम का जो सिंबल्स थे उसके अंदर सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो हम करंटली भी यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों में मैथ के अंदर, और हम इसे कहते हैं बेस 60। मिसाल के तौर पर जो हमारा टाइम सिस्टम है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये भी हमें बेबीलोनियन से ही मिलता है। इसके अलावा और भी इसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रीक्स आते हैं जिन्होंने एक एटिक न्यूमेरियल्स, ये भी सिंबल्स की टाइप्स होते थे, इनका इस्तेमाल किया। और उसके बाद रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम आपको पता है क्लास 2 3 में डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 सिंबल होते थे। एक 1 के लिए, एक 2 के लिए, एक 1 के लिए, एक 5 के लिए। इस तरीके से होता था कि जी अगर 1 है तो एक लाइन लगा देंगे, इसे हम टेरी मार्क्स भी कहते थे। अगर 2 है तो 2 बार 1 लगा देंगे, 3 लिखना है तो 3 बार 1 लगा देंगे। इस फिर हमारे पास सिंबल जो थे वो कौन कौन से थे? 5 यानी कि वी, 10 यानी कि एक्स, इसी तरीके से हमारे पास एल था, 50 सी, और इस तरीके से 7 सिंबल्स की मदद से हमने पूरी एक काउंटिंग क्रिएट की थी जिसे हम कहते थे रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम के अंदर इशू क्या था? अगर इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी है तो ये तो बहुत इजी अच्छा सिस्टम था एज कम्पेयर टू सुमेरियंस, जहाँ पे हर डिफरेंट टाइप के लिए आपको सिंबल्स इस्तेमाल करना पड़ते थे। वहाँ पे यहाँ रोमन नंबर में सिर्फ 7 सिंबल्स के साथ आप काउंटिंग कर लिया करते थे। लेकिन इशू तब आता है जब आपने रोमन नंबर्स को प्लस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 + 20 करना है, तो अब वहाँ पे हमारे पास इस 5x और इन सिंबल्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके मुकाबले में हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम आए, जो कि आज भी आते हैं, प्रेजेंट डे न्यूमरल्स हैं। जीरो का भी उनके अंदर कंसेप्ट आया। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हमारे पास करंट डिजिट्स हैं, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 अप टू 9, इन्हें हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्यों कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? क्योंकि इनका आगाज हुआ इंडिया में। एक हिंदू मैथमेटिशियंस थे ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने स्टार्ट किया कि एक नंबर के लिए एक अलग सिंबल का होना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 में सिंबल एक ही है, इस्तेमाल डिफरेंट टाइप से हो रहा है। यहाँ पे एक बार हो रहा है तो 1, 2 बार हो रहा है तो 2, 3 बार हो रहा है तो 3, 3 लाइन्स लगाई तो 3 हो गया। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर 1 के लिए एक डिफरेंट सिंबल, 2 के लिए एक डिफरेंट सिंबल, इसी तरीके से 3 के लिए, 4 के लिए, डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल, जो कि 0 से 9 तक था, और फिर यही कम्बिनेशन आगे चलती थी। इसी कॉम्बिनेशन को यूरोप के अंदर लेके आए एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था फिबोनाची, और उन्होंने ये देखा कि जो अरब ट्रेडर्स हैं, उससे उससे पहले हम ये
अरब में कैसे है उसे भी देख लेते हैं कि एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे अल-ख़वारिज़मी। अल-ख़वारिज़मी ने इसी हिंदू कंसेप्ट को लेके इसको अपडेट किया और मॉडर्न इसके ऊपर एक किताब लिखी, और जो आज जितनी भी हमारे पास काउंटिंग का सिस्टम है वो उसी किताब के ऊपर बेस करता है। उस किताब को जब यूरोप में लेके आए तो उस किताब को फिबोनाची ने देखा कि एक अरब ट्रेडर थे, इनके वालिद साहब जो थे वो एक मर्चेंट थे, यानी कि नेवी शिप्स थी, सेल परचेज करते थे, चीज़ों की ट्रेड करते थे। और उन्होंने देखा कि जब वो हिसाब करते हैं मुस्लिम ट्रेडर्स तो वो डिफरेंट न्यूमरल्स, अरबिक न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें ज़ीरो भी था। अच्छा, इससे पहले जितने भी हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं उनके अंदर ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं था। ये चीज़ तो मौजूद थी कि अगर कोई चीज़ ना हो तो हम उसे उसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई चीज़ ना हो तो वो नहीं, नथिंगनेस होती है। लेकिन उसे हम रिप्रेज़ेंट कैसे करेंगे इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था। तो जब हमारे पास ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है? ज़ीरो का कंसेप्ट क्यों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है? इस लिहाज से कि अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम उसके अंदर ऐड कैसे कुछ कर सकते हैं? अगर हमने किसी नंबर से रिप्रेजेंट ही नहीं किया ज़ीरो नथिंगनेस को, तो फिर हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो का कंसेप्ट आया, और इस कंसेप्ट के अंदर प्रॉफ़िट और लॉस का हिसाब करना बहुत ईज़ी था, और इसी कंसेप्ट को फिर यूरोप के अंदर लेके आए। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट काम किया, जिसमें चाइनीज़ हैं, एज़टेक्स, मायंस हैं। लेकिन क्योंकि ये कौमें इस तरीके से बाकी कौमों के साथ मिली नहीं, स्पेशली एज़टेक और मायंस, कि इनका काम बाकी कौमों तक मुंतकिल होता, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी वर्क इसके अंदर मौजूद किया। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वो इजिप्शियंस का है, जिन्होंने हीरोग्राफिक न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया है। हीरोग्राफिक्स जो थी पिक्चर्स होती थी कि हर नंबर के लिए एक डिफरेंट पिक्चर का इस्तेमाल करना। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी रियल नंबर्स की या नंबर्स की, काउंटिंग नंबर्स की, जो कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट में मौजूद हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक हमारे पास कैसे पहुँचे। अब हम कुछ कंसेप्ट्स हैं रियल नंबर्स के मुतालिक, उन्हें डील करेंगे, उन्हें देखेंगे कि किस तरीके से रियल नंबर्स बनते हैं और किस चीज़ को हम रियल नंबर्स कहते हैं, डिफाइन करेंगे इन्हें। और ये वो कंसेप्ट्स हैं जो कि पहले आपने क्लास 5 6 7 में किए हुए हैं। अगर वहाँ पे आप वो क्लियर नहीं हुए तो हम इन कंसेप्ट्स को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि इन कंसेप्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर से। ये जो हमारी काउंटिंग थी, जिसे अभी हमने कहा कि जी 0 से लेके 9 तक, ये काउंटिंग कहलाती है नेचुरल नंबर्स। 0 से 9 से मुराद है कि 0 से 9 तक डिजिट, बाकी सारे नंबर इन्हीं के साथ मिलके बनते हैं। 9 के साथ 1 मिलाया तो बाद में लगाया 1, तो 91, पहले लगाया तो 19, बट बेसिक नंबर्स यही होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमने भी डिस्कस किया, काउंटिंग करने के लिए होते थे। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चीज़ हमारे पास चीज़ ना हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज़ ना बचे तो उससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए ज़ीरो का कंसेप्ट आया। तो जब नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो को ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर्स बन गए। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, एन इसका सिंबल होता है, और जो होल नंबर्स होते हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू के साथ। होल नंबर्स के अंदर हमारे पास 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, सॉरी यहाँ पे 1 आता था। नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास 1 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, और जब ज़ीरोस में ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो जवाब होल नंबर के अंदर ही आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं करता हूँ 5 + 3 तो मेरा जवाब आता है 8। 8 भी एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैं करूँ 5 - 8 तो मेरा जवाब आता है -3, और होल नंबर्स के अंदर तो माइनस के नंबर मौजूद ही नहीं है, इसमें तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट शब्द बनाया है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर सारे माइनस पे नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4। तो अब हम होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स को जब इकट्ठा करते हैं तो एक नया सेट बन जाता है जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड्स के साथ। ये नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सारे नंबर्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम इन नंबरों को आपस में प्लस करेंगे तब भी जवाब इंटीजर के अंदर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर के अंदर आएगा। तो ये मसला तो हल हो गया जो होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर का था। लेकिन अगर अब हम इन्हें डिवाइड करें तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि इंटीजर्स के अंदर नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिवाइड करता हूँ
4 को 2 के साथ तो जवाब 2 आया, और 2 तो एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 को 2 के साथ तो जवाब आया 3.5, या अगर हम डेसिमल में ना भी करें 7/2, और 7/2 तो इंटीजर के अंदर मौजूद नहीं है, या 3.5 तो इंटीजर्स के अंदर नहीं आता डेसिमल नंबर्स। तो इन नंबर्स को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर। फ्रैक्शंस हमने पढ़े हुए हैं क्या होते हैं कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो उसके अंदर फिर आके उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और इनका आंसर डेसिमल पॉइंट में आए, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं। अब जब हम इंटीजर्स का और फ्रैक्शंस का आपस में यूनियन करें तो हमारे पास एक नया सबसेट सेट बनता है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। यही जो डेफिनेशन हमने फ्रैक्शंस के लिए भी यूज की। अब आप ये देख लें कि डिवाइड दोनों में हो रहा है, यहाँ पे भी 4/2, यहाँ पे भी 7/2, डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन अगर आंसर इंटीजर ही के अंदर मौजूद हो तो वो इंटीजर रहता है, अगर इंटीजर के अलावा हो तो वो फ्रैक्शन। तो यानी कि इंटीजर को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर इंटीजर में नहीं होगा। जबकि फ्रैक्शन जो होता है उसे भी डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसका आंसर इंटीजर में मौजूद नहीं होता। तो अगर आप यहीं से देखें तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन मिल जाती है, और ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब जब भी हमने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं तो इसी डेफिनेशन को पढ़ा है, लेकिन कभी इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि हर वो नंबर है जिसे हम एक रेशो की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। अब इस तरह तो हर तरीके क्या हर नंबर रैशनल नंबर है? जी तकरीबन हर नंबर रैशनल नंबर है, माँ सवाए कुछ नंबरों के। अब अगर मेरे पास 14 है, अगर मैं 14 को 1 से डिवाइड करूँ 14 नहीं जवाब आता है। इसी तरीके से डिफरेंट नंबर्स हैं, हम जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास p/q फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, यानी कि सॉल्व हो सकेगा, तो उसे हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। अगर कोई नंबर इस तरीके से ना लिखा जा सके तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर किसी नंबर को p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है फॉर एग्जांपल √2। अब या रूट वाले जो नंबर्स होते हैं √3, स्पेशली प्राइम नंबर्स के जो रूट हैं, उन्हें आप रैशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर सिंपली आप इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। ये √2 किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा, √3 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। या इसकी एक और डेफिनेशन है, वो ये हमने पढ़ी हुई है कि वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाली। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी अगर डिवाइड हो भी रहे हो तो ये ना ख़त्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं। जबकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन रिकरिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में हो तो रिकरिंग हो गए। तो अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करें और उसका जवाब खत्म हो जाए, या फिर एक ही वैल्यू रिपीट होती रहे, तो वो रैशनल है। और अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करें और उसका आंसर खत्म ना हो और ना ही रिपीट हो तो वो इर्रेशनल है, जिस तरह पाई। अब पाई की एक वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 22/7। अब 22/7 बनता तो है p/q फॉर्म, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इस वजह से हम जो पाई की रियल वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीट नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो भी इर्रेशनल है। रैशनल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, इर्रेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से। और जब इन दोनों सेट का हम यूनियन लें तो हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। तो इससे हमारे पास रियल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई कि रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो तमाम नंबर्स जिनको जो रियल्स में रैशनल में आते हैं, इर्रेशनल में आते हैं, जब उनको हम यूनियन करें एक सेट बनाएं तो वो रियल नंबर कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सेट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास ये आपने पहले पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे। इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, ये नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी और के सेट में ना आते हों वो प्राइम नंबर्स हैं, और कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के अंदर आ सकें वो कंपोजिट कहलाते हैं। तो ये हमारे पास था बेसिक स्ट्रक्चर रियल नंबर्स का, कि ये कैसे कैसे बने और किस वजह से कौन सा सेट आया। अब एक और जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है नंबर लाइन का। नंबर लाइन के अंदर हमारे पास कि कोई भी रियल नंबर हो तो उसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन के अंदर हमारे पास बीच में जीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। तो
और तमाम नंबर जो है रियल नंबर वो इसके अंदर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं हम सवाल करेंगे तो साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। बट नंबर लाइन सिंपली एक लाइन है जिसके अंदर एक साइड पे जीरो है और एक तरफ पॉजिटिव नंबर, सेंटर में जीरो, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। अमूमी तौर पर नेगेटिव को लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और पॉजिटिव को राइट साइड पे रखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि जितना नंबर नेगेटिव में होता है उतना छोटा होता है, यानी कि -7 -6 से छोटा है, -5 जो है वो -6 से बड़ा है, -4 -5 से बड़ा है और -6 -5 से छोटा है। तो इस तरफ हम जाएंगे नंबर छोटे होते रहेंगे और जैसे जैसे हम इस तरफ आते रहेंगे नंबर बड़े होते रहेंगे। तो इस वजह से भी नेगेटिव को लेफ्ट में और पॉजिटिव को हम लोग राइट साइड पे रखें। इसके बाद हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि प्रॉपर्टीज होती है खसूसियात, किसी चीज़ की पहचान, किसी चीज़ के मुतालिक कोई काम क्यों होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैथ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें मालूम है, हमने कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे उन सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सिर्फ नाम देंगे। हमें पता है कि अगर हम एक साइड प्लस हो रहा हो दूसरी साइड माइनस हो जाता है, डिफरेंट रूल्स के बारे में हमें पता है, बट उनको हम एक नाम देंगे इन इस टॉपिक के अंदर। मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मालूम हमें है। यहाँ पे सिर्फ हम उनका नाम याद करेंगे या नाम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास है कि दो नंबर है, अगर वो दोनों नंबरों को हम प्लस करें और वो दोनों नंबर रियल नंबर हो तो उनका जवाब भी रियल नंबर पे आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी एडिशन की प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 + 3 करते हैं तो जवाब आता है 8। 8 भी रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 7, 3 × 7, 3 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जवाब आता है 21। 21 भी रियल नंबर है। तो इसे हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास अगर कोई से भी दो नंबर हो, उसे हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें तो हमारा जवाब सेम आएगा। इसी तरीके से अगर हम क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये WRT को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो तब भी हमारे पास दो नंबर हैं और किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें जवाब सेम आएगा। हमें ऑलरेडी इस बारे में मालूम है हमें। अब हमने उस चीज़ को जो हमारी नॉलेज उसे एक नाम दिया क्यूम्यूटेटिव का। अब इसका मतलब क्या है कि मैं अगर 5 + 3 करूँ या 3 + 5 करूँ, दोनों सूरतों में जवाब 8 ही आएगा। तो ये क्यूम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरीके से अगर मैं 5 × 3 करूँ या 3 × 5 करूँ तब भी मेरा एक ही आंसर आएगा, 15 ही आंसर आएगा। तो ये भी क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब अगर नंबर दो से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे ए बी था, अब ए बी प्लस सी, तो उस सूरत में भी हम किसी भी सीक्वेंस में प्लस करें तो हमारा आंसर सेम आएगा, या किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 2 + 5 + 3 या फिर 2 + 5 + 3, तो 5 + 3 15, 15 + 2 17, 5 + 2 सॉरी 5 + 3 8, 8 + 2 10। इसी तरीके से 2 + 5 7, 7 + 3 10। तो बोथ साइड्स पे आंसर हमारा सेम आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसे देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो 3 × 5 × 2, या फिर अगर मैं 3 और 5 को पहले कर दें और 2 के साथ बाद में कर दूं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। इसी तरह 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो बोथ साइड्स पे जो हमारा आंसर है वो सेम आ जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को। अगर किसी नंबर को किसी नंबर में ऐड किया जाए और वही नंबर आ जाए तो इसे हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी नंबर में जीरो ऐड कर दूँ तो वही नंबर आ जाता है। 5 + 0 5 ही होता है, तो उस जीरो को हम बोलेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह तरीके से वन, अगर वन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वही जवाब आ जाता है, तो वन को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही आंसर आ रहा है। और वन
और 0 जिस नंबर के साथ प्लस हो रहा है वही आंसर आ रहा है, तो ये वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। इनवर्स कहते हैं ऑपोजिट को। अगर दो नंबरों को प्लस करें और जवाब 0 में आ जाए तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं -3 में +3 करूं तो जवाब 0 आता है, तो ये एडिटिव इनवर्स है। और अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें जवाब 1 में आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/5 से, 5 5 से कट गया तो 1 आंसर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने याद करना है कि रखना है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन होता है। अब एक से ज़्यादा ऑपरेशन से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें कि ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं और बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि अंदर प्लस और बाहर मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जब पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस हो रहा है, तो दो एक से ज़्यादा अगर ऑपरेटर हो, एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो उससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जोन सी ऑपरेशन हो रहा होता है उसका हम बता देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे पास आती है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। इक्वालिटी क्या होता है कि जब किसी जगह पे इक्वल का साइन डाल दिया जाए तो वो इक्वालिटी कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत बेसिक सिंपल सी हैं जो ऑलरेडी हम समझते हैं कि हमें मालूम है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि अगर एक नंबर अपने आप के इक्वल आए तो उसे हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर बोथ साइड्स पे सेम आंसर आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर बोथ साइड्स पे नंबर सेम हो तो उसे आप किसी भी सीक्वेंस में लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही बात होती है, तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास x + 5 = y है और y = x + 3 है, तो इसका मतलब है कि x + 5 जो है वो x + 3 के भी इक्वल है। ये सपोज हम एक कर रहे हैं सिनेरियो कि अगर ए बी के है और बी सी के है, तो इसका मतलब है कि ए सी के भी बराबर ही होगा, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो, दो नंबर हैं जो आपस में बराबर हैं, और हम एक ही नंबर को उन दोनों नंबरों के साथ ऐड कर दें, वो तब भी बराबर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x + y हो, यहाँ पे x + z हो, दोनों तरफ मैं +5 कर दूं तो मेरा जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। सेम यही रूल मल्टीप्लिकेशन के अंदर है कि अगर दो नंबर बराबर हैं और एक सेम ही नंबर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए तब भी उनका जवाब बराबर ही रहेगा। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये हमारे पास एडिशन का ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अब +c और +c दोनों तरफ हो रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ -c को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा +c -c के साथ, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा a + b। इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से यही काम मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन्हीं के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं डिवाइड कर दूं, तो बोथ साइड पे सी के साथ डिवाइड कर दूं तो a = b आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज इक्वालिटीज की हैं। और उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की। अच्छा, इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं? इनइक्वालिटी से हमारी मुराद होती है वो नंबर जो या तो आपस में ग्रेटर हो या लेस देन हो, ये हम कहते हैं इनइक्वालिटीज, लेस देन या ग्रेटर देन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो नंबर हो तो वो दो नंबर या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या वो एक दूसरे के बराबर होंगे, या एक नंबर दूसरे नंबर से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 और 3 हो, तो हमें पता है कि 2 इज लेस देन 3। अब 2 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, या 2 = 3 नहीं हो सकता। तो ट्राइकोटॉमी बताती है कि अगर दो रियल नंबर्स हों तो इन तीनों में से कोई सा एक सिनेरियो ही पॉसिबल होता है। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इक्वालिटी में, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं बाकी सारी की सारी इनइक्वालिटीज के अंदर भी। वही ट्रांजिटिव है कि अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, उसका मतलब है कि a लेस देन c होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लेस देन 3 है और 3 लेस देन 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 इज लेस देन 4।
इसी तरह एडिटिव में है, मल्टीप्लिकेटिव में है। अब जो मल्टीप्लिकेटिव में है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे आप यहाँ पे देखें कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लेस देन जीरो हो यानी कि नेगेटिव हो, तो जो आपकी इक्वालिटी का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव नंबर, और अगर पॉजिटिव हो तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आपने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपकी जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाए। फिर उसके बाद रिमेनिंग वही प्रॉपर्टीज हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, अभी ये हमने इसको स्टडी किया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये कि इसे आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हमने अभी डिस्कस की कि हमारे पास एक लाइन होती है जिसके अंदर हम लोग इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको स्केल से बनाएं, और जिस तरीके से स्केल पे नंबरिंग होती है उसी तरीके से आप एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव कर लें, और उसके बाद इन नंबर्स को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, रूट की फॉर्म में हो, या डेसिमल फॉर्म में हो, या सिंपल होल नंबर इंटीजर हो, आपने उस नंबर को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, और उसके बाद आपने इसके ऊपर रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 7/8। अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.857। तो 0.8 कहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? 0 और 1 के दरमियान 0.5 आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। इसी तरह 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1 आएगा। तो तो 7/8 जो है वो इक्वल होता है 0.875 के, और 875 आएगा 8 के बाद, 0.8 के बाद और 0.9 से पहले। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 7/8 को। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको एक ही नंबर लाइन पे सारे क्वेश्चंस कर लें, या हर नंबर के लिए डिफरेंट नंबर लाइन बना लें, कोई इशू नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास -1/3। 1/3 को जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.3333। अब आंसर नेगेटिव में है, माइनस है, तो माइनस वाली साइड पे जाएंगे। और 0 के बाद ये 0.5 है, उससे पहले 0.1, 0.2, 0.3 और 3 के बाद है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/3। इसी तरीके से 4 1/2 इक्वल होता है 4.5 के। 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 1/2 आ जाएगा। और √8 होता है 2.828 के। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसे। तो माइनस में √8 है, तो 2 के बाद ये 2.5, 2.6, 2.7 और 2.7 के बाद 2.8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -√8। इसी तरीके से +√8 जो है वो हमारे पास 2.1, 2.2, 2.5 तक ही आ जाएगा। 2.82 है, 2.5, 2.6, 2.7 to 8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +√8 -4/2 यानी कि -4.5। तो ये 4 -4 और -5 के बीच में आ जाएगा। 1/3 अगेन 0.33 है, लेकिन अब प्लस वाली साइड पे, तो ये 0.5 है यहाँ बीच में। अगर 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पे +1/3 आ जाएगा। और -7/8, तो -7/8 होगा -0.875 के बाद। 0.5, 0.6, 0.7 माइनस के अंदर जा रहा है, और उसके बाद 0.8, तो -7/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को।
अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के मुतालिक। और अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले है y माइनस टू इंटू वन। एक नंबर वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वैल्यू दोबारा आ रही है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो नंबर वन से मल्टीप्लाई होगा वही जवाब आएगा, तो ये आइडेंटिटी है। और कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है हमारे पास 0.2 इंटू फाइव इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी से हम कह सकते हैं कि दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जवाब रियल नंबर के अंदर आ रहा है। या फिर ये हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कैसे? 0.2 होता है 1/5, और 1/5 को 5 से करें, 5 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे। उसके बाद है x प्लस टू प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस टू। अगर x प्लस टू एक नंबर है और y एक नंबर है, तो आप ये देखें तो कम्यूटेटिव लॉ बन गया कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। उसके बाद माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, उनको ऐड करें, जीरो आंसर आ जाए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। उसके बाद x प्लस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव माइनस वन। अब यहाँ पे x प्लस फाइव एक नंबर नहीं है, बल्कि तीन नंबर है, ए बी सी, ए बी और सी। और पहले दो को कर रहे हैं, फिर तीसरे के साथ कर रहे हैं, यहाँ पहले आखिरी दो को कर रहे हैं, फिर पहले के साथ कर रहे हैं। तो ये थी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर दो से ज्यादा नंबर हो तो किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें, हमारे पास आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट है कि माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री वाई। ये हमने अभी पढ़ी थी एंड में प्रॉपर्टी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हो, तो यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, पीछे माइनस हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 था, वहां पे हमारे पास फ्रैक्शंस थे, इक्वालिटीज थी। यहाँ पे अब हमारे पास इनइक्वालिटीज है। वहाँ नंबर्स थे, यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, x लेस देन जीरो, माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन माइनस थ्री। अब इन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लेते हैं। x लेस देन जीरो, x जो है वो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारी x की वैल्यूज हो सकते हैं। तो हम जीरो के ऊपर एक गोलदारा बनाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे एक एरो के साथ कि ये सारे नंबर x से छोटे हैं। अब हमने यहाँ पे, आप देखेंगे एक गोलदारा बनाया, इसे खाली छोड़ा। अगर x जीरो भी x में शामिल होता, तब हमने इसको फिल कर देना था। और अगर जीरो इंक्लूडेड ना हो तो ये शामिल नहीं होगा। इंक्लूडेड कैसे होता है? अगर यहाँ नीचे एक लाइन लगी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास ये जीरो इंक्लूड होता, तो हम इसको फिल कर देते। नहीं इंक्लूड, इसलिए हमने इसको हॉलो छोड़ दिया। उसके बाद है माइनस थ्री लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन थ्री। एक्स माइनस थ्री से बड़ा है और थ्री से छोटा है, तो माइनस थ्री से बड़ा है और प्लस थ्री से छोटा है, तो इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो इस वैल्यू में आ जाएंगे। अगेन वही बात कि अगर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू होता, नीचे लाइन लगी होती, तब हम इन होलो स्ट्रक्चर्स को, इनको हम फिल कर देते। लेकिन क्योंकि माइनस थ्री और थ्री इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने इनको फिल नहीं किया। नेक्स्ट है x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस एट। यानी कि अगर माइनस एट हो हमारे पास, तो x उससे बड़ा भी है और बराबर भी है। तो माइनस एट से जितनी भी वैल्यूज बड़ी हैं, वो सारी की सारी इसके आंसर है। तो अब क्योंकि माइनस एट भी शामिल था इस वैल्यू में, इसलिए हमने इसको फिल कर दिया, इस सर्कल को। x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी शामिल है इस नंबर में। x इज लेस देन माइनस थ्री। अब माइनस थ्री से छोटे नंबर कौन से होंगे? माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। याद रखिएगा, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी कि माइनस सेवन माइनस सिक्स से छोटा है। उसके बाद माइनस फोर इज लेस देन, ग्रेटर देन, माइनस फोर इज लेस देन एक्स। माइनस फोर जो है वो एक्स से छोटा है।
और x जो है वो 4 से छोटा है और 4 शामिल भी है, तो 4 के अंदर जो है हम फिल कर देंगे। यहाँ पे इसको हम सर्कल को फिल नहीं करेंगे, आपस में अटैच कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अगेन अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वही दोबारा आएंगी। इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पे सारी डिस्कस की थी वही प्रॉपर्टीज अब हम यूज करने लगे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह। 9x इज इक्वल टू 9x, एक नंबर अगर अपनी बराबर हो तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। x प्लस टू वाई के इक्वल है और y 2x माइनस थ्री के इक्वल है। इसका मतलब है कि x प्लस टू और 2x माइनस थ्री आपस में इक्वल है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 2x प्लस थ्री वाई के इक्वल है और तो y भी 2x प्लस थ्री के इक्वल है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ 3 इज लेस देन 4 एंड माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फोर। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 और 4 -3 -4 बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर 3 को -1 से करें तो -3 आता है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तभी -4 आता है। और आप देखेंगे इक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर को, इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वालिटी लेस देन का साइन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आई है, मल्टीप्लाई किया है और किस नंबर से किया है, एक नेगेटिव नंबर के साथ किया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, 2y plus 2v w is equals to p and p is equals to 50, then 2y plus 2y is equals to 50। वही सवाल दोबारा आ गया कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो इसका मतलब है कि a c के इक्वल है, और इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 6, अगर x प्लस फोर वाई प्लस फोर से बड़ा है देन x y से बड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे +4 दोनों साइड से रिमूव हो गया है या फिर कैंसल आउट हो गया, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हमारे पास नंबर प्लस हो रहा था, हमने उसे सब्ट्रैक्ट करवा दिया। देन वी हैव इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9। अगेन हमारे पास आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 2 5 से छोटा है, 5 9 से, इसका मतलब है 2 9 से छोटा है। Then we have -18 less than -16, then 9 greater than 8। अगेन आप देखें कि माइनस में नंबर है और नंबर चेंज हो रहे हैं और इक्वालिटी का साइन भी चेंज हो रहा है, यानी कि अगेन हमने किसी नेगेटिव नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।